नमस्कार। आज हम एक काफ़ी दिलचस्प गुत्थी सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। ये अमीश त्रिपाठी और उनकी किताबों से जुड़ी हैं और ख़ास तौर पर ये जो नाम है नागों का रहस्य। हमारे पास जो जानकारी है, जो स्रोत हैं, वो अमीश के काम और इस नाम के पीछे क्या है, इस पर कुछ रोशनी डालते हैं। अक्सर ना किताबों की दुनिया में ऐसा हो जाता है, कोई नाम बहुत चल पड़ता है, लेकिन वो शायद आधिकारिक नाम ना हो, या हो सकता है किसी अनुवाद से कन्फ्यूजन हो गया हो। तो चलिए आज इसी को थोड़ा खोर के देखते हैं, पता लगाते हैं कि स्रोत क्या बताते हैं। तो सबसे पहली बात, और ये बहुत अहम है, स्रोत बिल्कुल साफ करते हैं कि नागों का रहस्य नाम से अमीश त्रिपाठी की कोई स्टैंड अलोन किताब ऑफिशियली पब्लिश नहीं हुई है। ये सुनकर थोड़ी हैरानी हो सकती है कई लोगों को, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। ये जानकारी शायद कई पाठकों को चौंका दे। और देखिए, यहाँ मजेदार बात ये निकल कर आती है कि ये जो शीर्षक है नागों का रहस्य, ये असल में अमीश की बहुत ही फेमस शिफ्ट-रई है ना, जिसे अंग्रेजी में शिवा ट्रिलॉजी कहते हैं, उसकी दूसरी किताब का जो हिंदी अनुवाद है, ये वो नाम है, हूबहू। अच्छा। हाँ, अंग्रेजी में जो ओरिजिनल किताब है उसका नाम है द सीक्रेट ऑफ द नागस, और उसका बिल्कुल सटीक हिंदी ट्रांसलेशन हुआ नागों का रहस्य। ओके, ओके। तो मतलब ये पहेली ऐसे सुलझती है। ये तो काफ़ी सीधी बात लगती है, अब जब पता चल गया। और हाँ, स्रोतों में शिवत्रयी के अलावा अमीश त्रिपाठी की दूसरी सीरीज़ का भी जिक्र है, जैसे वो रामचंद्र वाली सीरीज़ है और सुहेलदेव वाली भी। तो उनका काम काफ़ी फैला हुआ है, ये भी जानना ज़रूरी है। ठीक है, तो अगर कोई नागों का रहस्य की बात कर रहा है, तो वो असल में बात कर रहा है शिवत्रयी की दूसरी कड़ी की, द सीक्रेट ऑफ द नागाज। स्रोत बताते हैं कि कहानी वहीं से आगे बढ़ती है जहां पहली खत्म हुई थी। शिव की यात्रा जारी है, लेकिन यहां कुछ बड़ा टर्न आता है कहानी में। सही कह रहा हूं ना? शिव नागों के पीछे का सच जानने निकलते हैं। हाँ बिल्कुल। और यही कहानी का जो मेन टेंशन है वो बनता है। स्रोत इस बात पर फोकस करते हैं कि शिव शुरुआत में नागों को एक नेगेटिव फोर्स मानते हैं, शायद बुराई का प्रतीक। उनको लगता है कि मेलुहा पर जो हमला हुआ उसके पीछे यही लोग हैं, नाग। आते हैं, मतलब कोई खास घटना या कोई अनुभव जो उन्हें अलग तरह से सोचने पर मजबूर करता है। हाँ बिल्कुल। जैसे जैसे शिव नागों की दुनिया में जाते हैं, उनके समाज को समझते हैं, उन्हें एहसास होता है कि सच्चाई उतनी ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है जितनी दिखती है। स्रोत बताते हैं कि सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि नागों की जो तथाकथित बुराई है, वो असल में उनके अपने धर्म, उनके अपने समाज, अपने कर्तव्य निभाने का एक जटिल, शायद थोड़ा बिगड़ा हुआ रूप है। ये पाठक को सोचने पर मजबूर करती है। धर्म और कर्म की जो सीधी साधी समझ होती है ना, उस पर सवाल उठाती है। अरे वाह! ये तो वाकई गहरा है। मतलब बुराई सिर्फ बुराई नहीं, बल्कि किसी और चीज का नतीजा, ऐसा कुछ। हाँ हाँ, कुछ ऐसा ही इशारा है। स्रोत ये भी बताते हैं कि नागों का कनेक्शन एक बहुत पुराने राज से है। शायद कोई श्राप है जो उनके बर्ताव को समझने में मदद करता है। और इतना ही नहीं, कहानी में शिव की पत्नी सती का जो अतीत है, वो भी बड़े रहस्यमय तरीके से नागों से जुड़ता हुआ दिखाया गया है। इससे कहानी में और भी परतें जुड़ जाती हैं। ये सब मिलकर ना अच्छाई और बुराई की जो बनी बनाई धारणाएं हैं, उनको चैलेंज करता है। तो ये किताब नागों का रहस्य कह लें या द सीक्रेट ऑफ द नागाज, ये सिर्फ एक एडवेंचर स्टोरी नहीं है। ये नैतिकता, कर्तव्य, सही गलत, हमारी इन सारी समझ पर भी सवाल खड़े कर रही है। निश्चित रूप से, बिल्कुल। अगर हम इसे कहानी के बड़े कैनवस पर देखें, तो ये किताब धर्म, कर्म और जिसे हम आमतौर पर बुराई मान लेते हैं, उसकी ट्रेडिशनल परिभाषाओं पर गहराई से सोचने को कहती है। ये दिखाती है कि हालात, नजरिए, मजबूरियां, ये सब कैसे किसी के कामों पर असर डालते हैं। तो कुल मिलाकर बात ये हुई कि नागों का रहस्य शीर्षक से जो कंफ्यूजन शुरू हुआ था, वो हमें शिवत्रयी की दूसरी किताब तक ले जाता है। और वो किताब अपने आप में सिर्फ नागों का रहस्य नहीं खोलती, बल्कि अच्छाई और बुराई कितनी जटिल हैं, कितनी परतें हैं उसमें, ये भी दिखाती है। बिल्कुल सही कहा आपने। और ये ना पाठक के मन में एक बहुत जरूरी सवाल छोड़ जाती है। सोचिए जरा, जैसे कहानी में शिव का नागों को देखने का नजरिया बदला, अनुभवों से, नई जानकारी से, क्या असल जिंदगी में भी चीजें, लोग, समुदाय अक्सर हमारी पहली सोच से, हमारी ऊपरी समझ से कहीं ज्यादा जटिल नहीं होते? शायद ये किताब हमें यही याद दिलाती है कि सतह के नीचे देखो, हमेशा और भी बहुत कुछ होता है जानने को, समझने को।